गुरुवार को रायपुर में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी का एक बयान अखबारों में छपा है। रायपुर भास्कर की हेडलाइन है, राजनीति में वंशवाद कोई बुराई नहीं है, मीडिया की चिंता ना करें। नई दुनिया की हेडलाइन है, राजनीति में वंशवाद जायज है। मुझे नहीं पता कि छत्तीसगढ़ के विधायकों को प्रबोधन देते वक्त स्पीकर महाजन किसे सर्टिफिकेट दे रही हैं, राहुल गांधी को या बादल परिवार को या फिर अपनी पार्टी के भीतर फैले परिवारवाद को या संघ परिवार को। बाद में कहा कि परिवारवाद अच्छा है, ये नहीं कहा, मगर कोई परिवार का आता है तो इसमें बुरी बात क्या है, दोनों बात तो एक ही है। स्पीकर महाजन भूल गई कि परिवारवाद और वंशवाद तो लोकसभा में मुद्दा था, पत्रकारों का नहीं, मीडिया का नहीं, बल्कि बीजेपी का। दामादवाद या परिवारवाद अगर भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं तो इन्हें बचाने में सब क्यों जुटे रहते हैं? किसी नेता से पूछिए तो जवाब आता है कि हमने तो अपने घर में भ्रष्टाचार देखा नहीं, वो तो पड़ोसी के घर में दिखा है। वैसे प्रधानमंत्री के दामाद शब्द से कांग्रेस चिढ़ी तो राहुल गांधी ने जो कहा वो क्या था? किसानों की बात आई, वो कहते हैं राजस्थान में हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे। भैया 3 बार ऑर्डिनेंस पास किया, दम नहीं है। पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना, 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। 56 इंच की छाती 5.10 से भागा करके बताया है, 5.6 इंच की छाती हो जाएगी 6 महीने में। 56 इंच की अच्छी भली छाती 5.6 इंच की, बताइए। मुझे ये उपमा पसंद नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पर्सनल बनाम पर्सनल यही राजनीति है आपकी। भ्रष्टाचार दूर कौन कर रहा है, सीबीआई या हमारे नेता? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक और किसी को लाया गया था, लोकपाल। फिलहाल वही दूर हो गया है। सवाल यह है कि कब तक परिवारवाद या दामादवाद के नाम पर राजनीतिक भ्रष्टाचार से बचा जाता रहेगा? प्रधानमंत्री विचार में तो बहुत अच्छे लगते हैं उनकी बात को, लेकिन एक्शन में क्या ये नजर आता है? हमारे साथ हैं नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नीलांजना मुखोपाध्याय साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, संबित पात्रा साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और संजय निरुपम हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। पहले मैं आप लोगों से, नीरजा जी और नीलांजना जी, आपसे जानना चाहता हूँ। नीरजा जी, ये बातें सुनकर आप निराशा से भर जाती हैं या उम्मीद आपको नजर आती है कि सचमुच कोई एक्शन लेने वाला है? पहले तो मैं कहूँ, आज तो आपने व्यंग्यात्मक उसका अपने आप को भी एक्सेल कर दिया नॉर्मली रवीश कुमार ने। मैं मानती हूँ कि ये अगर ट्रेंड चलता रहा तो हमारी राजनीति 500 परिवारों तक सीमित हो जाएगी। तो क्या लोकतंत्र, क्या पार्लियामेंट, क्या पॉलिटिक्स? पर जिस तरह से पीएम ने कहा कि एक गुड दामाद की तारीफ करते हुए एक बैड दामाद को, मतलब उन्होंने कमेंट किया कि आजकल दामादों के बारे में क्या क्या सुना जाता है, क्या ये उचित था क्या? कि या परिवारवाद की तरफ जिस तरह से इशारा वो कर रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ? नहीं, वो सवाल बिल्कुल वाजिब है। क्या उन्होंने कहा गिरधारी लाल डोगरा की सराहना करते हुए, क्योंकि उनकी बर्थ सेंटेनरी के ताल्लुक में वो गए थे वहाँ जम्मू, कि पॉलिटिकल दामाद वो होते हैं जो समस्याएं क्रिएट करते हैं, मीनिंग रॉबर्ट वाड्रा, उनका नाम नहीं लिया। और पॉलिटिकल दामाद दूसरी तरह के भी होते हैं जो इंडिपेंडेंटली राजनीति करते हैं, मीनिंग अरुण जेटली जो डोगरा जी के दामाद हैं। उनकी आइडियोलॉजी भी अलग है, कभी उन्होंने फेवर नहीं किया। तो ये और बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि करण सिंह भी वहाँ थे, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वहाँ थे, गिरधारी लाल डोगरा बिल्कुल कांग्रेसी, जैसे कि गुलाम नबी आजाद ने कहा। पता चला ऐसे वित्त मंत्री रहे जो 26 साल तक 26 बार बजट पेश किया। बिल्कुल, और जैसे कि गुलाम नबी आजाद ने कहा 24 कैरेटी जो कहते हैं ना सोने का, वैसे नेता उसी तरह के तो बात में थोड़ा बात खरे सोने की जन्म शताब्दी पे बात ऐसी हो गई कि अखर गया। इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी आज की, प्रधानमंत्री तो दामाद का सवाल उठाते रहे हैं, पिछले साल में कई बार उठाया है, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ इशारा किया है, लेकिन आज जो पलटवार बहुत जल्दी हुआ, मिनटों में पलटवार हुआ की तरफ से, वो राहुल गांधी की तरफ से। एक आक्रामक राहुल गांधी हमें देखने 56 इंच बनाम भागा जो 10, भी पर्सनलाइज आपको पसंद नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता उस तरह का पर्सनल, मतलब हम चाहेंगे कि दूसरी तरह से जो कट एंड थ्रस्ट पॉलिटिक्स का होता है वो अलग तरह से पेश आया जाए। लेकिन ये तो क्लियर है कि मोदी सरकार पे धावा बोला जाए, ये रणनीति है कांग्रेस की। आज जो मेन ऑपोजिशन स्पेस है वो राहुल गांधी ले रहे हैं। आपकी पहली टिप्पणी क्या है? सबसे पहले तो मतलब थोड़ा सा कब तक सुनते रहे हैं सर? सबसे पहले तो थोड़ी सी निराशा होती है। निराशा सिर्फ आपका जो सारा इंट्रोडक्शन था उससे तो होती है, लेकिन वो एक तरह से बैकड्रॉप है। आज की तारीख में निराशा ये होती है कि मोदी जी को एक ऐसे ओकेजन में
जिसमें कोई जरूरी नहीं था कि दोबारा से रॉबर्ट वड्रा का जिक्र उस तरह से ऑब्लिक सेंस में करने का, क्योंकि वो खुद थोड़े डिफेंसिव है। आपने कहा कि क्या ये बात सही नहीं है कि अगर गिरधारी लाल डोगरा अरुण जेटली के शायद ससुर जी नहीं होते तो क्या उनकी जन्म शताब्दी को कोई इतने धूमधाम से नहीं, और सारे दल के लोग नहीं आते और क्या प्रधानमंत्री जाते उस कार्यक्रम में, क्या बाकी नेता जाते? नहीं, तमाम नेताओं के बहुत अच्छे नेता रहे होंगे, लेकिन क्या हम लोग अगर रिसर्च करें कोई और लोग नहीं मिलेंगे जो 24 साल 25 साल स्टेट्स में अलग अलग किसी खास पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वो मंत्री थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, प्रजा परिषद होती थी जब गिरधारी लाल डोगरा जी आए थे। और उस वक्त की जो 50s और 60s की जो जम्मू कश्मीर की जो राजनीति थी उसमें जनसंघ भी नहीं थी वहाँ। तो एक तरह से बिल्कुल अलग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। उसको आज के उस पर सुपर इम्पोज करना मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है और कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मोदी जी जब आए थे तो वो एक बदलाव और विकास का, ये दो मैजिकल शब्द थे उनके पूरे कैंपेन में। बार बार लिख रहा हूँ कि दो मैजिकल वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए थे, विकास और बदलाव। तो कैंपेन में कोई बदलाव नहीं है, आप अभी भी उसी तरह की कैंपेन मोड में हैं। आपको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। बिहार के चुनाव में इस पर्टिकुलर स्पीच से आपको कोई एक वोट नहीं मिलेगा। तो उनको अपने सामने जो समस्याएं हैं, जनवरी से आप देखिए, अगर आप वाकई एक हिसाब लगाएं तो हर महीने कोई ना कोई नई समस्या आ रही है। जनवरी में उनके सूट को लेकर उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, फरवरी में दिल्ली में उतनी बड़ी हार हो गई। इस तरह से आप लगातार अगर आप देखते जाएं, ठीक है, और तो उन चीजों को नहीं टैकल करके गवर्नेंस की जो डेफिसिट जो देखी जा रही है 1 साल पूरा होने पे, खुद भी बताते हैं ना, जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं उस पे क्या है, करप्शन के चार्जेस पे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, और जो बार बार जो बोलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पिछले अतीत में जो हुआ उसके लिए मोदी सरकार को क्यों पिन डाउन किया जा रहा है, ये एक आर्गुमेंट अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन करप्शन के मुद्दे पे अगर आपको वाकई हम लोगों को मूल्यांकन करना है कि मोदी सरकार ने कुछ किया है, तो एक तो एक ही स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या करें फ्यूचर करप्शन को रोकने के लिए, और पास्ट करप्शन के इंस्टेंसेस अगर उभर के आती हैं तो उसको कितने जल्दी से आप उसके लिए विश्वसनीयता के साथ आप इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करें, और जिसपे लोगों को भरोसा हो कि वाकई गिल्टी तक। संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए। आज थोड़ी सी हमने पलट दी कि सोचा नीलांजन जी से और नीरजा जी से शुरू करें। अब आप बताइए सवाल का जवाब। ना सा है दोनों। हाँ, ये बात है, ना सा। तो अब सा का सवाल यही है, एक स से पहले स से, कि भाई करप्शन पे आपका स्टैंड वैसा ही है जैसे और किसी का नजर आता है। आप परिवारवाद पर टिप्पणी कर देते हैं, फिर आप ये पारिवारिक रिश्ते के नाम पे 2 महीना पहले तक आप वसुंधरा और सुषमा जी को बचाते रहे पारिवारिक रिश्ते के नाम पे। आप किस जबान से, किस मुंह से आप परिवारवाद पे टिप्पणी कर देते हैं? चलिए मैं उसका उत्तर देता हूँ। और एक जो नीलांजन जी ने कहा कि इस मौके पे जब वो एक राजनीतिक समागम था तो दामाद पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं बोल लेता हूँ। देखिए, नंबर 1, पहले तो मुझे सुबह से ही मैं सोच रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है, बैड दामाद कहते ही उसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा है, ये क्यों सोच लिया गया है? अगर आज कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि दामाद, आप कह रहे हैं जो वहां पे गुड दामाद थे वही बैड दामाद है? नहीं, देखिए मैं आराम से बोल लूं जरा। देखिए, आपने गुड दामाद और बैड दामाद दोनों कहा। आज का मंच ऐसा मंच था जिसमें डायरेक्टली अरुण जेटली जी जुड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा डोगरा जी के दामाद अरुण जेटली जी ने कभी भी डोगरा जी से कुछ नहीं लिया, राजनीति में ऐसा होना चाहिए। मगर कुछ लोग हैं जो राजनीति में फायदा लेते हैं, वैसे दामाद भी हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में से एक ही दामाद कांग्रेस को नजर आया। वो और भी चिंतन कर सकती थी, मतलब तिनका तो है, अब उनके दाढ़ी में तिनका है तो हम चिंता क्यों करें? हम नहीं चिंता करेंगे, उनकी चिंता का विषय है। दूसरा, देखिए नीलांजन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, कुछ विषय उन्होंने उठाया तो मैं इसको रखना चाहूंगा पर्सपेक्टिव में। भ्रष्टाचार को लेकर स्ट्रक्चरल सब विषय उठा रहा हूं, जो मैंने पूरा ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय में प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए था, डेवलपमेंट के विषय में वो क्या कर रहे हैं बात करना चाहिए था, सूट वूट में गड़बड़ी हो गई थी उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, गवर्नेंस डेफिसिट के बोलना चाहिए था। आप बताइए, डोगरा जी का बर्थ सेंटिनरी मनाया जा रहा है, 100 साल उन्होंने कहा कि वहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने बोला कि उस मंच पे से, मैंने सुना पूरा ध्यान से, 100 वर्ष का वो चल रहा है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उसमें जाके प्रधानमंत्री मंगलयान से लेके अपने कपड़े के बारे में बोले, मगर डोगरा जी के बारे में ना बोले। जब वो भ्रष्टाचार दामाद बुरे दामाद की बात कर रहे हैं तो उससे पहले बोल दें, उसके बाद बोल दें। दामाद तो पर्सपेक्टिव में था, पहले बोल दें, इफ्तार के बाद बोल दें। दामाद तो पर्सपेक्टिव में था, क्योंकि उनके दामाद जिनके विषय में चर्चा हो रही थी, उनके दामाद पहली बार ये मान रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में इशारा नहीं था?
आप बताइए पूरा। अच्छा, आपने वो मुद्दा छोड़ दिया। नहीं, हम तो बोल रहे हैं बैड दामाद मतलब रॉबर्ट वाड्रा इतने कंफर्म्ड क्यों है कांग्रेस वाले? वो मतलब रॉबर्ट वाड्रा को बैड दामाद ही मानते हैं। परिवारवाद की जब बात करते हैं, पूरे 2 महीने तक पारिवारिक रिश्ते हैं वसुंधरा जी और ललित मोदी जी के, आप बताते रहे, आप बताइए। मगर मैं एक उत्तर जरूर अपने बड़े भाई संजय निरुपम से चाहूंगा कि बैड दामाद मतलब रॉबर्ट वाड्रा, ऐसा इन्होंने निष्कर्ष क्यों बनाया हुआ है? और आपके दिल में ही कुछ खोट थी संजय भाई, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। कुछ आवाज गूंज रही है मेरे ख्याल से। संजय निरुपम, संबित पात्रा कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने बुरे दामाद का जिक्र किया तो आपके जहन में रॉबर्ट वाड्रा का ही नाम क्यों आ गया? हो सकता है कि और भी बुरे दामादों का जिक्र कर रहे हो। हेलो, हाँ संजय। हेलो संजय, हेलो। ओहो, लाइन कट गई है। तो मैं परिवारवाद वाला कंप्लीट कर देता हूं। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, आपने जो परिवारवाद वाला विषय कहा, देखिए मोदी जी आज कोई पहली बार परिवारवाद के विषय में नहीं बोल रहे हैं। कुछ कर नहीं रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बताइए? परिवारवाद पे आप क्या पासवान जी के पार्टी में कर लीजिएगा कुछ? अगर राहुल गांधी परिवारवाद के प्रतीक हैं तो फिर आप इटावा क्यों जाते हैं जहां 2 परिवारों का मिलन होता है? प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे देता हूं। अपने जीवन से शुरू किया, उनके परिवार का कोई आदमी उन्होंने सेट किया कि राजनीति में चले जाओ। वो कांशीराम भी थे। कांशीराम से बड़ा उदाहरण नहीं है कोई कि वो अपने न कोई सेट करके नहीं गए, कोई देखा भी नहीं उनका मरने के बाद लोग। कांशीराम जी को भी प्रणाम, मोदी जी को भी प्रणाम। तो कांशीराम जी थे तो मोदी जी नहीं हो सकते क्या? तो उन्होंने सब चीज वही बीजेपी है क्या? वही सब बीजेपी? ना, आप ये मान रहे हैं कि उनका जो उदाहरण है वो बीजेपी का उदाहरण है? आपने कहा ना उन्होंने क्या किया, तो मैं शुरू कर रहा हूं कि निज जीवन में पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया और उसके बाद दूसरा 1.5 साल में क्या किया? आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, थोड़ा सा उत्तर दे दूं। देखिए, निज जीवन में पहले प्रैक्टिस किया, उसके बाद सरकार में जब वो आए और शपथ लिया तो आपको ध्यान होगा हमने डिबेट भी किया था। उन्होंने कहा था परिवार से कोई भी व्यक्ति ना तो पीएस बनेगा, ना पीए बनेगा, ना ओएसडी बनेगा। वो परिवारवाद हो गया। अब परिवारवाद के सारे एमपी बन जाएं और उसको पार्टी में भर जाएं, वहां पे वो चलेगा? सब कुछ बदलाव एक दिन में हो जाएगा क्या? और दूसरी बात है, जो परिवारवाद से मुख्य उद्देश्य भाजपा का है वो क्या है? आप देखिए, जहां तक गांधी परिवार का सवाल है या बड़े बड़े राजनीतिक दलों का सवाल है, परिवार और बादल परिवार में क्या आऊंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं पहले बता तो दूं परिवारवाद से हमारा डेफिनेशन क्या है, फिर आप उसमें भी आइएगा। आपका डेफिनेशन भी है परिवारवाद? क्यों नहीं? कुछ अलग है? बिल्कुल अलग है। परिवार, देखिए ये बुरा नहीं है कि अगर हम एक परिवार के हैं, मेरे परिवार में मेरा बेटा राजनीति में आना चाहता है तो वो आ सकता है, मगर वो आते ही अध्यक्ष बन जाए पार्टी का, क्योंकि वो केवल एक ही पार्टी का है, ये अलाउड नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपका परिवारवाद का डेफिनेशन में आप कह रहे हैं कि कोई नेता का बेटा आना चाहे तो आ सकता है, तो उसको मंत्री बनाने में क्या प्रॉब्लम है? फिर उसको मंत्री बनाने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बन रहे थे, बाकी लोग मंत्री बना देते बाकी लोगों को। रवीश जी, आप इसको मानेंगे कि आपकी संतान, नीरजा जी की संतान अगर जर्नलिस्ट बनना चाहे तो क्या आप उसे रोक देंगे? नहीं रोकेंगे ना, नहीं रोकेंगे। ठीक उसी प्रकार आपने मुद्दा बनाया ना, तो नहीं, आपने बोला परिभाषा तय की है, नहीं बनाया। आप बताइए कि राहुल गांधी के परिवारवाद में और बादल परिवार के या अखिलेश यादव के परिवारवाद में क्या अंतर है? नहीं, सुन तो लीजिए कि अगर आपका या मेरा बेटा आके बोले कि एनडीटीवी का हेड बनना है डायरेक्टली पहले दिन ही, या मेरा बेटा बोले कि पहले दिन ही आके बीजेपी का हेड, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसी अंतर पे है तो फिर आप अकाली दल के खिलाफ तो मैंने आपको कभी नहीं सुना बोलते हुए। नहीं, हम परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी पार्टी में भी। आप अभी बोलिए बादल परिवार और राहुल गांधी परिवार में कोई अंतर नहीं। किसी पार्टी अभी आप बोल के देखिए, डेफिनेशन दे दिया। आप बोल के देखिए कि आप गांधी परिवार और बादल परिवार में अंतर नहीं। डेफिनेशन दे दिया उस डेफिनेशन में जो भी। माफी चाहता हूं, आपका लाइन कट गया। संबित पात्रा, जब आपका लाइन कट गया था तब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने किसी बुरे दामाद का किसी संदर्भ में जिक्र किया तो आपको रॉबर्ट वाड्रा का ही ख्याल क्यों आया? नहीं, हमें ख्याल नहीं आया। ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि वो रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे थे या रंजन भट्टाचार्य का जिक्र कर रहे थे, और अगर दोनों में से किसी का नहीं जिक्र कर रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है। बड़ा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले भी यूं ही जुमलेबाजी करते थे, अब तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएं, अब तो जुमलेबाजी से बाज आएं, अब तो कम से कम जिन मुद्दों के ऊपर इस देश में सरकार के प्रमुख बने हैं उन मुद्दों पे काम करें। परिवारवाद या दामादवाद, इन मुद्दों को क्यों उठाया जाता था? क्योंकि कहीं ना कहीं जोड़ते थे कि भाई इसमें भ्रष्टाचार है। आज इनके अपने मंत्रिमंडल में एक बलात्कार का आरोपी है,
एक दंगे का आरोपी है, एक फर्जी डिग्री का आरोपी है, सुषमा स्वराज ललित मोदी के घोटाले में शामिल है, वसुंधरा राजे और उनका बेटा दोनों ललित मोदी के घोटाले में शामिल है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे की बेटी चिक्की घोटाले में शामिल है, शिक्षा मंत्री फर्जी घोटाले में शामिल है, और नरेंद्र मोदी, चुपेंद्र मोदी और मौनेंद्र मोदी होकर चुपचाप बैठे हैं। और जाते हैं अगर किसी गिरधारी लाल डोगरा जैसे महान नेता के कार्यक्रम में, तो वहां पर एक जुमला फेंक के आ जाते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि इतना, मतलब प्रधानमंत्री आप इतना बम फेंक रहे हैं उनके ऊपर और आपको उनके एक तीन से तकलीफ हो गई। कमाल है। अब उनसे गंभीरता की उम्मीद की जाती है। गंभीरता की उम्मीद है। चलिए एक अच्छी चीज की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, दामाद के बारे में बोले जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। बहुत विदेश घूम लिए, बहुत 10 लाख, ठीक है, वो उसमें विदेश यात्रा पे, अभी वो दामाद वाले देश के विकास में और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्यक्रम था उनको लागू कर। ठीक है संजय जी 2 मिनट। हाँ, संबित पात्रा जी ने हाँ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से परिवारवाद को क्या है, उन्होंने इसका सुमित्रा महाजन जी तो कह ही दिया, उनका एक डेफिनेशन। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा अतीत में ले जाऊंगा, इन्हीं पार्टी के पुराने डेफिनेशन को ले जाऊंगा। पिछले कई सदियों से हाँ गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ एक कंसिस्टेंट एंटी कांग्रेस पार्टी से कैंपेन चला है। हाँ चला है, ठीक है। हाँ। कहाँ गांधी खत्म होता है, कहाँ नेहरू शुरू होता है, वो कहना बहुत मुश्किल है। प्रेजेंट इस तरह से हमेशा किया गया कि जैसे लिंकेज महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि वो नहीं है। तो कुछ और कारण एक और दामाद थे फिरोज गांधी, जो नेहरू के खिलाफ ही खड़े हो गए थे, है ना? खड़े हो गए थे। सारा का सारा हिंदुस्तान के करप्शन स्कैम्स का जो हिस्ट्री है, उसके अगर अतीत में जाए तो फिरोज गांधी ने सबसे पहले मुंद्रा स्कैम 1958 में निकाल के लेके आए थे, जिस समय जनसंघ वर्चुअली इन मुद्दों पे काम नहीं करती। तो परिवारवाद का जो हिंदुस्तान में जो इनकी डेफिनेशन है, वो आप कन्वीनियंस से नहीं बदल सकते। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। लोगों को टिकट मिलते हैं क्योंकि उनके बेटे हैं या रिश्तेदार हैं। कई एमपीओ के भाई भी विधायक हैं, भाई हैं। मुझे यकीन है कि हम लोग अगर वाकई रिसर्च करेंगे, इस विषय पर भी मुझे कुछ बोलना है। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ, तो हस्बैंड और पत्नी, उनके भी शायद रेफरेंसेस मिलेंगे, होता है अक्सर। ठीक है। हाँ। तो सवाल ये है कि ये एक लार्जर मैलेस है, लेकिन जब आपको लगता है कि हमारी पार्टी को छूता है, तब आप थोड़ा एक्सपैंड कर लें, उसके बाद में आप थोड़ा नैरो कर लें। ये कन्वीनियंस, ये ठीक नहीं। नीरजा जी, जब संबित ये कहते हैं कि एक अंतर है कि कोई एमएलए एमपी बन सकता है, लेकिन यहाँ इनकी पार्टी में वही अध्यक्ष बनेगा जो गांधी परिवार का। हालांकि संजय जी बता देंगे कि इसके पहले भी कौन कौन लोग अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार के नहीं थे, लेकिन फिर भी जो संबित की ये दलील है, वो क्या जायज लगती है क्या? अगर परिवारवाद खराब है कांग्रेस के लिए, तो अकाली दल के लिए भी खराब है। बीजेपी को फिर शिवसेना के लिए भी बोलना चाहिए। नहीं, और आप देखिए कश्मीर से लेके केरला तक अगर आप जाएंगे, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की पूरे परिवारवाद की पार्टी है, वो क्या है? फारूक अब्दुल्ला की परिवारवाद की है, बादल की अलग है। हर स्टेट में देखिए, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली, फोर्थ फैमिली। पॉलिटिक्स जब अब रीजनल पार्टीज में इसी में बट गया है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है पॉलिटिक्स में आने की या ऑफिस लेने की, आपका नाम ये है। अच्छा, एक दर्शक अगर जानना चाहेंगे इसमें गलत क्या है, तब क्या बोलेंगे आप? इसमें ठीक है, नेता का नेता बेटा बन गया, जो आप कह रहे हैं कि 500 परिवारों तक सीमित रह गया, तो उसका नुकसान क्या है, अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा? देखिए, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपकी पूरी पॉलिटिक्स, आज 133 एमपीज हैं जो फैमिली से आते हैं। हाँ। कल मैंने कहा 500 हो जाएगा, हाउसफुल हो जाएगा। आप हो, संबित पात्रा है, निरंजन, आप नहीं घुस सकोगे अगर आप जाना चाहते हो।